आज भी किसान सड़कों पर हैं। किसान कहते हैं कि दुष्यंत चौटाला हमारे साथ नहीं है। डिमांड है कि दुष्यंत चौटाला अपना समर्थन वापस क्यों नहीं लेते। इस दिन आपके दाने का उचित दाम आपको नहीं मिलेगा, सबसे पहले इस्तीफा देने का काम मैं करूंगा। ये दुष्यंत चौटाला आज अगर विपक्ष में होते तो फिर भी आप इस बिलों का समर्थन करते। उनको यही लगता है कि दुष्यंत हमारे लिए बड़ी बड़ी बातें करता था, लेकिन आज क्यों नहीं बोलता। आप कहते थे कि हमें कुर्सी का कोई लालच नहीं है, पद का कोई लालच नहीं है, हमें लोगों का भला करना है। लोग कहते हैं कि यहाँ काम उल्टा हो गया है कि दुष्यंत को पद का लालच है, कुर्सी का लालच है, लोगों का भला वो जाए भाड़ में। ये दुष्यंत के पास जो महकमे हैं, घोटाले वहीं क्यों नजर आते हैं। आपके चाचा कहते हैं शराब घोटाले में सीधा सीधा हाथ दुष्यंत चौटाला का कि जो अभय है वो सत्य है। वो जो कहते हैं कि डंके की चोट पर कहते हैं और दुष्यंत चौटाला झूठ बोलते हैं। अनिल विज के साथ कैसे संबंध है आपके? होना चाहिए। आप कहते हैं लाठीचार्ज हुआ पूरी दुनिया ने देखा, तो फिर अनिल विज मना क्यों करते हैं? अब वो चीज मैं क्यों किसी टकराव की ओर लेकर जाऊं? कहीं ऐसा तो नहीं कि बबली को रोका जा रहा है कि सुभाष बराला उनके काम नहीं होने देता? सिस्टम में इतना भ्रष्टाचार है कि आज भी थैलियां चल रही हैं वहां पर। क्यों नहीं ये सब मामला निपटा दिया जाए? तो कहीं उनकी ये ख्वाहिश तो क्या हर सवाल का जवाब कैमरे पे देना है? और क्या पत्रकार सरकार बनाएंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में आज हमारे साथ हैं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी। चौटाला साहब, आप बात करते हैं जो मौजूदा चल रहा है, जो हरियाणा में इस वक्त चल रहा है। हरियाणा में इस वक्त सिर्फ एक ही बात लोगों को दिखाई दे रही है, या जो हो रहा है वो है किसानों का आंदोलन। आज भी किसान सड़कों पर हैं, आज भी जाम हो रहा है। इससे पहले आपको पता है कि किसान जब पीपली में कुछ रैली कर रहे थे तो लाठीचार्ज हुआ। तो उसके बाद जो रिएक्शन आया है किसानों का, वो बीजेपी पे कम आया है, आप पे ज़्यादा आया है कि आपको ज़्यादा टारगेट किया गया है। किसान कहते हैं कि दुष्यंत चौटाला हमारे साथ नहीं है, दुष्यंत चौटाला सरकार के साथ हैं। मतलब वो हमारे साथ क्यों नहीं है जो चुनाव से पहले हमारी बात करते थे? सर मित्र जी, जहाँ बात अध्यादेश के विरोध की है जी, एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि एमएसपी खत्म कर दी जाएगी। ठीक है। मैं आपको इंश्योर कर सकता हूँ कि जब तक हम फार्मर को एमएसपी देंगे भी और उस पर एक एक दाना उसका प्रोक्योर करेंगे, तब तक मैं किसान के लड़ाई को लड़ता रहूँगा। जिस दिन एमएसपी बंद कर दी जाएगी, मुझे नहीं लगता कि मैं इस पद पे बैठने लायक भी हूँ। एमएसपी तो जिक्र ही नहीं किया उन्होंने, लिखी नहीं बीच में। आज के दिन एक चर्चा और एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि एमएसपी को समाप्त किया जा रहा है, और किसान की ये मांग है कि हमारा दाना जो है वो एमएसपी पे प्रोक्योर किया जाए जी। और ये चीज़ श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ। अभी 1 तारीख से हमने केंद्र को पत्र भी लिखा है कि हमें 25 से परमिट किया जाए कि हम प्रोक्योरमेंट शुरू करेंगे। और पहली बार है कि मक्के को भी प्रदेश के अंदर एमएसपी पे प्रोक्योर किया जाएगा। प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि हम एमएसपी रहेगी, कृषि मंत्री, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा कि एमएसपी रहेगी। तो फिर ये एक लाइन लिखने में हर्ज क्या है? उन 3 अध्यादेश में लिख दीजिए ना। किसानों की यही डिमांड है कि आप लिखित में दे, क्योंकि ऐसे वादे तो हमने बहुत पहले सुन रखे हैं कि चुनाव से पहले पता नहीं मोदी साहब ने क्या क्या बोला था, इसलिए यकीन नहीं है हमें तो लिखित में दे दीजिएगा। सर मित्र, मैं पहली चीज़ तो आपसे पूछना चाहूँगा कि ये 3 जो ऑर्डिनेंसेज अब बिल में कन्वर्ट होके और शायद आज राज्यसभा में पारित भी हो गया हो जी, आपने इन तीनों को पढ़ा है? मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन मैंने जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं देश के सबसे बड़े, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि किसान एक ही बात चाहते हैं। किसान चाहते हैं कि एमएसपी जो है वो कानूनी अधिकार बना दिया जाए। बेशक एक अलग ऑर्डिनेंस लेकर आए या इसी में ही एक लाइन ऐड कर, सिर्फ चक्कर ही। आपसे यही चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि डे टू डे इस पर रिपोर्टिंग चल रही है, फार्मर्स को भी बारी बारी ये चीज़ बताई जा रही है जी, मगर तीनों अध्यादेश का क्या विचार है वो कोई नहीं चर्चा करता। पहली चीज़ है कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है, एपीएमसी, इसको ओपन कर दिया जाए। ठीक है। मैं ऐसे ज़िले से आता हूँ, या मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसे ज़िले में है जहाँ पर कॉटन होती है। ठीक है। अगर कोई उचाणा से कॉटन सिरसा में बेचना चाहे कि उसको रेट फालतू मिल रहा है, वो बेच नहीं सकता था। उसको उचाणा की ही मंडी में कॉटन बेचनी पड़ती थी।
नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन के तो मैं ETOs गाड़ी रोक लिया करते थे, और 4% उसको मार्केट फीस देनी पड़ती थी। इस एक्ट के बाद उचाना का आदमी भी सिरसा की जिनिंग मिल के अंदर अपनी कॉटन छोड़ के आ सकता है और उसको कहीं भी टैक्स देने की जरूरत नहीं। अगर वो उचाना की मंडी में बेचेगा तो उसको 1% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, जो इस एक्ट से पहले 4% था। और तब था कि कोई भी प्रोड्यूस अगर बिकेगी तो उसको मार्केट कमेटी को और रूरल डेवलपमेंट फंड को 2 और 2% 4% टैक्स देना पड़ता था। एक चीज़ तो ये है। दूसरी है एसेंशियल कमोडिटीज़। ठीक है, पहले किसी भी चीज़ की होल्डिंग पे बैन था। अब जो स्टेट निर्धारित चीज़ें होंगी उनको छोड़कर आप किसी भी चीज़ को होल्ड कर सकते हो। आज भी हरियाणा प्रदेश में 23 चीज़ें मेरे ऑफिस में आने से पहले एसेंशियल कमोडिटीज़ में डली हुई थी, और सैनिटाइज़र और मास्क को कोविड के अंदर हमने डाला 25 चीज़ें हैं। 25 को छोड़ के अगर कोई 1 लाख टूथब्रश होल्ड करना चाहे, क्या हम उस पर बैन लगा सकते हैं? उसको ये लिबर्टी देने का काम किया है। और तीसरी है कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग। ठीक है, अब उसको सिंप्लीफाई किया है कि अगर कोई इस तरह की कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग कराता है तो आपके पास SDM लेवल पर एक कमेटी है जो 1 महीने में इस पे फैसला करेगी। कई लोग ये कह रहे हैं कि इसके अंदर हम कोर्ट का रास्ता भी खोलें। आज भी हमारे कोर्टों में केसेस 10-10, 5-5 साल से पहले नहीं निपटते। ठीक है, फार्मर को ये समझना होगा कि लोकल लेवल पर जितनी जल्दी डिसीजन होगा उतनी जल्दी उनकी ग्रीवेंस की समस्या का निपटारा होगा। वो बात हम आपकी मानते हैं, लेकिन अगर आज दुष्यंत चौटाला, मान लीजिए दुष्यंत चौटाला आज अगर विपक्ष में होते तो फिर भी आप इस बिलों का समर्थन करते? देखो, जहाँ विपक्ष और सत्ता पक्ष की बात है, मैं आपके टू द पॉइंट क्वेश्चन का आंसर यही दे सकता हूँ कि एक चीज़ मेरे सामने बारी बारी आ रही है कि MSP इंश्योर करी जाए। आपने भी अपनी बात की शुरुआत करी कि एक लाइन लिख दो जी। मैं वो एक्सपर्ट से भी पूछ सकता हूँ, और ख़ास तौर पर वो कांग्रेस पार्टी जो इसका पैन इंडिया लेवल पर विरोध कर रही है। ये जो तीनों अमेंडमेंट्स हैं, मेरे पास तो कल ही रिपोर्ट आई कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हस्ताक्षर करी हुई एक कमेटी ने, जो 4 मुख्यमंत्रियों की थी, मनमोहन सिंह को सौंपने का काम किया। इस पूरी रिपोर्ट के अंदर कहीं भी MSP के ऊपर कभी चर्चा नहीं करी गई। MSP फिक्स करी जाती है मिनिमम सपोर्ट के लिए, और इन टर्म्स कि अगर सरकार के पास किसी चीज़ की कमी हो तो उस प्राइस पर हम प्रोक्योर करें, खरीदें। आज ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है कि दुष्यंत समर्थन वापस लो। जब से हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दिया है तो हरियाणा में ये बड़ी चर्चा है और डिमांड है कि दुष्यंत चौटाला अपना समर्थन वापस क्यों नहीं लेते, क्यों नहीं वो किसानों के साथ खड़े हैं? मतलब क्या उनको कुर्सी प्यारी है? मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ और मजबूती से खड़ा हूँ, और ये विश्वास आज आपके सवाल का जवाब देते हुए भी फार्मर्स को दे देता हूँ कि जिस दिन आपके दाने का उचित दाम आपको नहीं मिलेगा, सबसे पहले इस्तीफा देने का काम मैं करूँगा। कुल मिलाकर दुष्यंत ये है, वो आप भी जानते होंगे, आप भी पता करते होंगे कि किसानों के निशाने पर आप हैं और बीजेपी से ज़्यादा हैं। उनको यही लगता है कि दुष्यंत हमारे लिए बड़ी बड़ी बातें करता था, लेकिन आज क्यों नहीं बोलता? आज बीजेपी के साथ हैं, क्या इसलिए नहीं बोलता? सर मित्र जी, देश के इतिहास में हरियाणा वो राज्यों में से है जिसने किसान के खाते में पैसा डालना शुरू किया, और किसी ने सोचा नहीं था, किसी ने दम नहीं दिखाया था। हमने इंश्योर किया कि किसान के खाते में पैसा पहुंचे, टाइमली पहुंचे। बिल्कुल पहला कदम था, नया इंफ्रास्ट्रक्चर था। हमने जो 7 दिन का प्रॉमिस किया था वो 15 दिन तक डिले हुआ, क्योंकि कई जगह टेक्निकल ग्लिचेज आए, कई जगह हमें रीराउटिंग करनी पड़ी आरती के खाते से गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट से फार्मर के पास। इस बार हम उसको और सिंप्लीफाई करेंगे। इस पे हमारी 2 राउंड की चर्चाएं मिलर्स के साथ भी, आड़तीस के साथ भी हुई है। हम ये प्रयास करेंगे कि जो फार्मर आड़ती के थ्रू लेना चाहता है वो ये लिखित में दे दे, नहीं तो हमारे पास तमाम फार्मर्स के अकाउंट्स रजिस्टर्ड हैं। हम डायरेक्टली जो उनका माल मंडियों के अंदर आएगा, जो प्रोक्योर होगा, उसकी 3रे दिन और 5वें दिन के बीच में, अगर वीकेंड आता है तो 5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर उसकी पेमेंट उसके खाते के अंदर हम इंश्योर करेंगे पहुंच जाएगी, और टाइमली पहुंचेगी। और ये गारंटी लेता हूँ, ऑन रिकॉर्ड आपको कहता हूँ कि जो MSP है उसके ऊपर 5वें दिन उसकी पेमेंट हरियाणा की सरकार करने का काम करेगी।
किसान और आड़ती दोनों कहते हैं कि सरकार जो है ये रिश्ता तोड़ना चाहती है। किसान और आड़ती का जो रिश्ता है ये बड़ा अच्छा है कि किसान जब मर्जी जाके पैसे ले सकता है, लेकिन जो सरकार है वो तोड़ना चाहती है। अगर रिश्ता तोड़ना होता तो ये तो गेहूं के अंदर ही टूट जाता। क्या टूटा? कहीं आड़ती नाराज तो है, आड़ती नाराज है ना आपसे? कहीं आपको ये नजर आया कि इस पूरे प्रोसेस में किसी को लॉस हुआ हो? चलिए दूसरे मुद्दों पे आते हैं दुष्यंत। आपकी पार्टी के विधायक हैं देवेंद्र बबली, उन्होंने सीधा सीधा आपके बारे में बहुत बड़ी बातें बोली हैं। वो सीधा सीधा चैलेंज करते हैं आपको कि या तो हमारी बात सुनी जाए या फिर हम दुष्यंत को छोड़कर अपना नया नेता चुन लेंगे। मेरे सामने उनकी समस्या आई थी, कोई बिजली का मसला था, और ये आज का मसला नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा के रिजीम के अंदर टोहाना में कनेक्शन दिए गए थे बिना अप्रूवल्स के, ठीक है, और उसके लोड बढ़ाए गए थे बीजेपी की सरकार के अंदर, और वहाँ पर छापेमारी करी गई। 40 किलोवाट के कनेक्शन पे 40 हॉर्स पावर की मोटर जहाँ लगाई गई थी, जो कि वैलिड थी, उनकी 1-1 किलोवाट अगर ओवरलोड दिख रहा था तो भी उस पर 70-70 हज़ार की पेनल्टी लगाई थी। उस पर 2 सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हमने निर्धारित करे हैं जो उस पूरे मामले को लुक इनटू कर रहे हैं। और ये कई बार ऐसी पेटी पॉलिटिक्स कॉन्स्टिट्यूएंसी की हो जाती है, और किस समय क्या बयान लिया जाए उसके अंदर एक चीज़ तो आप मानते हैं कि प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तो कई प्रतिबंध है, सोशल मीडिया पे तो नहीं है। उसकी कहाँ कैंची चलानी है, क्या दिखाना है, किस तरीके से पोर्ट्रे करना है। मेरा ये मानना है कि हम सब मिलकर मजबूती से सरकार को चला रहे हैं, और हमारा कर्तव्य है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी सेटिस्फाइड रहे। और जो उनकी ग्रीवेंस थी वो मेरे से मिलकर भी गए, उनने मेरे आगे भी रखी, हमने उसको रेक्टिफाई भी कराया है, और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। मतलब जो उन्होंने बातें की हैं उसके बाद मुलाकात हो गई, सब कुछ ठीक ठाक है? बिल्कुल मेरे से मिल के गए हैं, और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिलेटेड ज़्यादा समस्या थी, और उनको हमने रेक्टिफाई करने का काम किया। मैंने सरदार निशान सिंह जी की भी जिम्मेवारी लगाई है कि जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं उनके साथ कोऑर्डिनेटेड तरीके से तीनों चलें, तो टोहाना का भी विकास होगा, टोहाना भी आगे बढ़ेगा। आपने जिक्र किया जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बबली को रोका जा रहा है कि सुभाष बराला उनके काम नहीं होने देता, कि कल को इसके नंबर बन जाएंगे? कहीं आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं निशांत सिंह, वो भी वहाँ से हैं कि कहीं बबली के नंबर ना बन जाएं, इसलिए इसके काम नहीं होने देते हैं? क्योंकि बबली काफ़ी लंबे समय से ये बातें उठा रहा है। देखो, मैं एक चीज़ ज़रूर बोल सकता हूँ, काम सरकार ने कराने हैं और जनता के हित के लिए कराने, और इसके अंदर किसी के रोके काम नहीं रुकते। अगर सड़क मंजूर है तो क्या आप उसको रोक सकते हो? आज कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पर जो अनाउंसमेंट्स हुई हुई हैं, जो विकास कार्य चल रहे हैं, उसको कोई नहीं प्रतिबंधित कर सकता। वो आरोप लगाते हैं आज भी बड़ा भ्रष्टाचार है, सिस्टम में इतना भ्रष्टाचार है कि आज भी थैलियां चल रही हैं वहाँ पर। मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ, और एक बड़े पिक्चर में बता सकता हूँ क्यों कॉन्स्टिट्यूएंसी सेंट्रिक आज बने। रेवेन्यू विभाग के अंदर एक बड़ा बदलाव हमने किया, और जब मैंने अक्टूबर में डिपार्टमेंट संभाला, नवंबर में हमने इसको मॉनिटर करने का काम किया कि 7A का कहीं ना कहीं लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, और कोविड के कारण ये डिले भी हुआ। जब हमने रेवेन्यू सिस्टम को रोक कर और 21 दिन के अंदर नया रजिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू किया, तो एक बात उठी कि रजिस्ट्री घोटाला हो गया। उन लोगों ने जिनने इसको एक घोटाले का स्वरूप दिया, उसमें कई तो वकील हैं, उनको ये नहीं पता कि रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड जो है, इट्स योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है कि मैं अपनी डीड रजिस्टर करा लूँ। उसके अंदर सिस्टम के बैरियर्स लगाए जा सकते हैं कि कहीं इलीगल डेवलपमेंट ना हो। डेवलप्ड एरिया जो है उसको प्रायोरिटी दी जाए कि जो लोग फीस भरते हैं लोग उस इलाके के अंदर जाकर बसें। और हमने एक सिस्टम चेंज किया, लोग ने तो उसको भी भ्रष्टाचार कह दिया। क्या अभी आपके सारे विधायक संतुष्ट हैं? क्या आप 100% संतुष्ट रह सकते हैं? नहीं, वो कहते हैं कि कोई संतुष्ट नहीं है, 3-4 को छोड़कर बाकी की कोई सुनवाई नहीं है, संतुष्ट नहीं है। इससे पहले दादा गौतम बोले, अब बबली बोले। सुनवाई करना और समस्या का समाधान करना ये हमारा कार्य है। हमारी प्रायोरिटी है कि हमारे MLAs के कार्यों को प्राथमिकता दी जाए, करें।
जिसके अंदर दादा गौतम की बात है, आज तक मेरे को तो उनकी सोच को मैं ना तो समझ पाया हूँ कि उनको चाहिए क्या, ना वो बता पाए हैं कि उनको कई चाहिए। मंत्री पद चेयरमैन ही तो नहीं मांगते, खुल के बताए। बताया नहीं उन्होंने अभी तक। मेरे पास तो जब आए थे, जब तो ये विषय नहीं आया, बबली भी मंत्री पद मांगता है। वो तो उनसे पूछना चाहिए। वो ये कहता है कि जब बीजेपी के साथ हमारा अलायंस हुआ तो कई जो शर्तें थी उसमें हमारे जितने मंत्री बनने चाहिए थे या चेयरमैन बनने चाहिए थे वो आज तक क्यों नहीं बने, क्यों नहीं ये सब मामला निपटा दिया जाए। तो कहीं उनकी ये ख्वाहिश तो क्या हर सवाल का जवाब कैमरे पे देना है? और क्या पत्रकार सरकार बनाएंगे, एक्सपेंशंस करेंगे? मुझे लगता है ये आपका कार्य नहीं है। चेयरमैन बनाने हो, मंत्री बनाने हो, ये हमारे दोनों संगठनों का निर्णय है। और किसी के दबाव से या किसी के बोले ये फेरबदल नहीं होते। नहीं तो कल तो फिर ये निर्णय आ जाएंगे कि नहीं, कैबिनेट में तो 14 अलाउड है, आप 17 करो। आप संविधान तो नहीं बदल सकते लोगों की सोच के लिए। तो मुझे एक चीज़ ज़रूर आपको इंश्योर कर सकता हूँ कि ग्रीवेंसेस जिसके भी हैं, हम प्राथमिकता के साथ उनको रिड्रेस भी कर रहे हैं और यही सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि प्रदेश के अंदर एक जो हाहाकार पिछले दशकों में हमने देखा, आपको ज़मीनें तो लुटती नहीं दिख रही किसान की। आपको ये तो नहीं दिखा कि हमारी गवर्नमेंट के अंदर 73,000 एकड़ ज़मीन ली गई है, फिर भी किसान नाराज। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 100% संतुष्ट तो मैं भी नहीं हो सकता। चलिए घोटालों पे आते हैं। आपने जिक्र किया, आरोप लगते हैं कि दुष्यंत के पास जो महकमे हैं, घोटाले वहीं क्यों मतलब नज़र आते हैं या उनकी चर्चा क्यों होती है? धान घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाले की बात आती है, शराब घोटाले की बात आती है, ऐसा क्यों? आपने एक सवाल पूछा, मैंने इसका जवाब पहले भी दिया। अगर हम सख्ती करते हैं तो लोगों के दिक्कतें आती हैं। रेवेन्यू सिस्टम को हमने स्ट्रीमलाइन किया, 100% स्ट्रीमलाइन आज भी नहीं मैं मानता, और बदलाव की ज़रूरत है। अभी तो हाई कोर्ट में जो केसेस में स्टेज आते हैं हम तक नहीं पता चलते। मैं चीफ जस्टिस हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट से भी मुलाकात करके मांग करूंगा कि हमें एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि अगर किसी भी कोर्ट के अंदर किसी प्रॉपर्टी पे स्टे आ जाता है तो वो रेवेन्यू के अंदर उसी टाइम नोटिफाई हो। ये बदलाव धीरे धीरे आएंगे। आप कहते हो धान घोटाला हुआ, जितनी प्रिक्योरमेंट केंद्र के लिए हमने पिछले साल करी, कोविड के अंदर हमें वो सारी प्रिक्योरमेंट बिफोर टाइम सीएमआर के माध्यम से पीडीएस में देनी पड़ी अलग अलग प्रदेशों में। कहीं शॉर्टेज आई? मैं आपसे पूछता हूँ, कभी आपने सुना है कि शॉर्टेज आई है? सिर्फ 3 ऐसे मिलर हैं जो आज के दिन डिफ़ॉल्ट के ऊपर जा रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ को हमने अटैच कर लिया। आपके चाचा कहते हैं, अगर उनकी बात का मैं जवाब दूं तो फिर मैं सीरियस पॉलिटिशियन नहीं। एक मिनट सुनिए, आपके चाचा कहते हैं कि जो मिल वाले थे, धान वाले, उनसे बड़े पैसे लिए गए, पैसा इकट्ठा किया गया। आपके चाचा कहते हैं शराब घोटाले में सीधा सीधा हाथ दुष्यंत चौटाला का है, जो मंत्री साहब हैं, सीधा सीधा उनका हाथ है। मतलब सभी घोटालों में वो सीधा आरोप आप पर लगाते हैं कि दुष्यंत जो है वो सब कर रहा है। मैं आपको एक चीज़ तो बता रहा हूँ, वो तो 2 साल पहले ये कहते थे छोरे हैं, टिंगर हैं। आज कहीं उनको ये तो दुख नहीं कि 32 साल का युवा प्रदेश के अंदर एक पद पर बैठा है। वो तो कहते हैं कि सब कुछ परोसा हुआ मिला है, थाली में सब कुछ मिला है। ये तो पढ़ रहे थे, ये सांसद बन गए। किसकी थाली? किसने परोस कर दिया? जननायक जनता पार्टी खड़ी करी तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की सेना ने खड़ी करी। अभय सिंह चौटाला ने या एनएलडी ने नहीं खड़ी करी। हम पे तो ऐसे ऐसे आरोप लगाए गए जो शायद आप भी कैमरे पे बोलते हुए शर्मा जाओ। और मजबूती के साथ एक एक कार्यकर्ता की मेहनत ने आज जननायक जनता पार्टी को इस मुकाम पे पहुंचाया। हमारे साथ नए साथी जुड़े, अलग अलग विचारधाराओं के जुड़े लोगों को भी हमने साथ लाने का काम किया और यूनाइट होकर चौधरी देवीलाल की सोच को आगे ले जाते हुए प्रदेश में बढ़े। और जो लोग घोटाले की बात करते हैं, मैं कहता हूँ एक तथ्य ला के दिखाओ, 1 रुपया बताओ, अगर मेरे ऊपर आरोप सिद्ध होता है तो कल इस्तीफा देने को तैयार हूँ। शराब घोटाले पर अनिल विज कहते हैं कि वो मानते हैं कि मेरा इसमें महकमा भी इन्वॉल्व है, लेकिन आपके महकमे की जब वो बात करते हैं तो आप सिरे से खारिज करते हैं, आप क्लीन चिट देते हैं। आप ये क्यों नहीं कहते कि हाँ मेरे महकमे की भी जांच करवा लो भाई, अगर कुछ है तो कर लो कार्रवाई? मैंने मना कब किया है जांच? आपने तो क्लीन चिट दी है उनको। क्लीन चिट दी है इन टर्म्स ऑफ जो पॉइंट्स एसईटी ने दिए। एसईटी ने हमारे ऊपर 2 पॉइंट ही लगाए हैं। एक मिसमैच का है, हमने सारे कागज ऑलरेडी दे दिए हैं, नोटिस इशूड है सारे लोगों को जिनके
स्टॉक्स के अंदर मिसमैच पाया गया है। और जहाँ दूसरा मामला आया था, एसईटी ने कहा था 3 बार फिजिकल वेरिफिकेशन कराई, स्टॉक्स में कमियां थी, उनको पेनल्टाइज भी किया, उनसे रिकवरी भी करवाई पैसे की। आज उसका नतीजा है कि पूरे देश के अंदर हरियाणा एक इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ सीएमआर की शॉर्टेज नहीं आई, क्योंकि हमने टाइमली उसको इंश्योर किया। और उस समय तो हमने कोविड भी नहीं देखा था। रेवेन्यू के अंदर दुरुस्ता लाने का काम किया और प्रदेश को रेवेन्यू आ रहा है। मैं कल ही रिपोर्ट लेके हटा था कि जब हमने एनओसीज को ऑनलाइन कर दिया, प्रॉपर्टी टैक्स डेवलपमेंट चार्जेस को ऑनलाइन कर दिया, आपको पता है अर्बन लोकल बॉडीज जिसमें पैसा नहीं आता था, आज लोग अपनी फीस भर भर के एनओसीज ले रहे हैं। और मैं रोहतक का ही अकेले का डाटा है, 64 लाख रुपया तो रोहतक में जमा हो गया। रजिस्ट्रियों में जिस अर्बन लोकल बॉडी में कभी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरता था रोहतक में, 64 लाख रुपए वहां जमा हो गया। तो ये पॉजिटिविटी है। लोगों को बाबुओं के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे, अधिकारियों के एमसीज के अंदर चक्कर नहीं काटने पड़ रहे। हाँ, तो वो ऑनलाइन अपनी प्रॉपर्टी आईडी को खोल सकता है, रजिस्टर कर सकता है, फीस पे कर सकता है और 24 घंटे में अपनी रजिस्ट्री करा सकता है। लेकिन बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, हमें भी बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि ये जो ऑनलाइन सिस्टम किया है इसमें तो हो ही नहीं रहा। बहुत जो डाटा मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, कुछ डालते हैं, मतलब ऐसा कुछ। एक चीज़ मैं ज़रूर बता सकता हूँ आपको, बदलाव आते तो लोगों को दिखते आती है। ठीक है। हर चीज़ आप भी 1 मिनट में अडॉप्ट नहीं कर सकते। कब तक ठीक हो जाएगा ये जो रजिस्ट्री वाला ऑनलाइन सिस्टम है? आज के दिन तमाम डिपार्टमेंट, सिर्फ एक हाउसिंग बोर्ड का क्योंकि डाटा जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, उनका अभी डाटा सारा फिजिकल है, उनको हमने 2 महीने का समय दिया है। अनिल विज के साथ कैसे संबंध है आपके? जैसे एक कलीग के साथ होते, मेरे तो विधानसभा में साथ बैठते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से हम देखें तो थोड़ा सा बयान में टकराव नजर आता है कि अनिल विज कुछ बोलते हैं, आप उनके अगेंस्ट कुछ, मतलब उसके बदले में कुछ और बोलते हैं। दोनों की सोच तो प्रोग्रेसिव है, दोनों की सोच तो करप्शन रोकने की है। लेकिन अनिल विज बहुत गुस्से का शिकार हैं जब से लाठीचार्ज हुआ है किसानों पे। देखो, आज के दिन वो किसने आदेश दिए, उनकी बात भी जायज़ है। बिना आदेश के लाठीचार्ज कैसे हुआ? आदेश किसने दिए? अगर कोई जूनियर लेवल का अधिकारी है, कोई डीएसपी है, वहाँ की एसपी है, जिनने बिना डीसी की परमिशन के लाठीचार्ज किया है, तो सख्त एक्शन उनके खिलाफ भी होना चाहिए। आप कहते हैं लाठीचार्ज हुआ, पूरी दुनिया ने देखा, तो फिर अनिल विज मना क्यों करते हैं? क्या उनको यकीन नहीं है कि जो कुछ चल रहा था? देखो, अगर जो घटना टीवी पर आई है, जो घटना आपके कैमरे ने दिखाई है, अगर वो देखते हैं तो वहाँ पुलिस बल का उपयोग हुआ है। और मैंने चीफ मिनिस्टर से आग्रह किया है कि उसके खिलाफ कमेटी बनाई जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। अनिल विज कहते हैं कि लाठीचार्ज नहीं हुआ, जांच भी नहीं होगी। अब वो चीज़ मैं क्यों किसी टकराव की ओर लेकर जाऊं? जो समस्या मेरे सामने आई, जिसके अंदर मैंने स्वयं देखा है कि वहाँ पर लोग चोटिल हुए हैं, उसके अंदर पॉलिटिकल एजेंडा से जुड़े लोग भी दिखे, उसके अंदर फार्मर्स भी दिखे, वहाँ पर पुलिस वाले भी चोटिल हुए, उसकी जांच कराई जाएगी। और उसके लिए अगर कोई अधिकारी इसके अंदर इन्वॉल्व है, जिसके आदेश अनुसार हुआ, वहाँ देखा गया है पुलिस का एक व्यक्ति सिविल ड्रेस में भी था। अगर वो नॉन परमिसिबल है पुलिस ड्यूटी के अंदर कि बिना वर्दी के वो हो सकता है, तो डीजीपी उसको इंक्वायर करेंगे। उसके बाद किसानों पर मुकदमे दर्ज होते हैं और बाकायदा 307 लगा दी जाती है कि जानलेवा हमला पुलिस वालों पर किया गया। इससे किसान और ज़्यादा नाराज़ हो गए। देखो, इस तरह की मेरे सामने अम्बाड़ा की एक कार्रवाई आई है जहाँ फार्मर्स के खिलाफ 307 की बात हुई है, उसकी मैंने एफआईआर की कॉपी मंगाई है। और अगर इस तरह की कोई कार्रवाई सिर्फ हरास करने के लिए करी गई, हाईवे रोका गया, हाईवे एक्ट लगना चाहिए था। अगर 307 लगाई जा रही है तो उसको हम वापस भी लेने का काम करेंगे, कैंसिल भी करने का। चलिए बात करते हैं, एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि जेजेपी और आईएनएलडी में एक कंपटीशन लग रहा है, एक दूसरे के बंदों को अपनी पार्टी में मिलाने के लिए। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ, धारा है, लोग समझने लग गए हैं कि जो अभय है वो सत्य है, वो जो कहते हैं कि डंके की चोट पर कहते हैं, और दुष्यंत चौटाला झूठ बोलते हैं, वो ये उनका कहना। चलो, सत्य है, जलयुद्ध नायक है, वो तो जो कहना चाहे कह ले। हमारा काम प्रदेश के कमेरे किसान को मजबूत करना है। हरियाणा प्रदेश की सरकार में जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर आगे कदम उठा रही है और अच्छे एलाइज की तरह प्रदेश के हित के लिए काम करती रहेगी। बड़ौदा में कैंडिडेट किसका होगा? दोनों पार्टियां मिलकर उतारेगी और जिस पार्टी का कैंडिडेट होगा उसी पार्टी का सिंबल होगा। मुझे कुछ डायलॉग आपके याद आते हैं, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं, इलेक्शन से पहले के डायलॉग हैं। आप बीजेपी के बारे में बहुत कहते थे कि ये झूठे वादे हैं। आप मोदी साहब के बारे में, खट्टर साहब के बारे में बहुत बोलते थे कि फ़ोटो खट्टर का है, ब्याह खट्टर का है, फ़ोटो मोदी का। आप 75 पार की बात करते थे। आप कहते थे कि हमें कुर्सी का कोई लालच नहीं है,
पद का कोई लालच नहीं है, हमें लोगों का भला करना है। लोग कहते हैं कि यहाँ काम उल्टा हो गया है कि दुष्यंत को पद का लालच है, कुर्सी का लालच है, लोगों का भला वो जाए भाड़ में, ये लोग कहते सर मित्र, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी, लोगों का भला। क्या हरियाणा के अंदर वीट की प्रोक्योरमेंट जिस कोविड के अंदर हमने करी, आज से पहले कभी हुई? दुष्यंत को वोट बीजेपी के खिलाफ दिया था। अगर हमें पता होता कि दुष्यंत बीजेपी के साथ मिल जाएगा तो फिर हम बीरेंद्र सिंह को वोट दे देते हैं, हमारा तो पड़ोसी था वो। आप तो बात कर रहे हो भूपेंद्र हुड्डा की। भूपेंद्र हुड्डा जी को ये दुख है कि वोट बीजेपी के खिलाफ मिला, तो क्या मैं कांग्रेस के साथ जाके बैठूं? अगर कांग्रेस आपकी शर्तें मान लेती तो आप तो कांग्रेस के साथ भी जाने के लिए तैयार थे। अभी नहीं जाने के लिए। दिग्विजय सिंह का बयान था। मैं आपको स्पष्टता के साथ कह सकता हूं कि चौधरी देवीलाल अपने जीवन में कांग्रेस के साथ नहीं गए, और हम भी वो दिन नहीं देखेंगे जब हमें कांग्रेस के साथ जाना पड़े। और ये आज कहता हूं, और आज से 10 साल बाद भी आप पत्रकारिता करते मिलेंगे तो तब भी यही बात कहूंगा। लोग कहते हैं कि दुष्यंत लंबी रेस का घोड़ा हो सकते थे और अगली बार मुख्यमंत्री बन सकते थे अगर इस बार ये इस कुर्सी को ठोकर मार देते तो। सर मित्र जी, पहले तो मैं जो लोग कहते हैं उन लोगों से मिलना चाहूँगा। अगर आप चाहो तो एक दिन तय कर लो और उनको बुला लो। ठीक है, थैंक यू सो मच दुष्यंत जी। और दोस्तों, आपने ये इंटरव्यू देखा है और इस इंटरव्यू पे अब आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बता देना इस इंटरव्यू के बारे में। और अगर ये इंटरव्यू आपको अच्छा लगा तो आपने इसको शेयर करना है। धन्यवाद, नमस्कार।